क्या आप जानते हो कि हर साल नीट में 7 से 8 क्वेश्चन जो है ग्राफ पर बेस्ड आते हैं और जिसे आप बिल्कुल इग्नोर करके चलते हैं। टेंशन मत लो, सारे जितने भी क्वेश्चंस ग्राफ बेस्ड आते हैं वो आज आपका डर बिल्कुल खत्म हो जाएगा। 10 से 15 मिनट में मैं वो सारी चीजें बता दूंगा कि कहां से ग्राफ पर क्वेश्चन बनता है। देखो, ग्राफ के क्वेश्चन को समझने के लिए ऐसे समझो कि ग्राफ के जो क्वेश्चन उनको मैं दो कैटेगरी में डिवाइड करता हूं। एक कैटेगरी वो है जिसमें हमें फॉर्मूला पता है, उससे हमें ग्राफ बनाना होता है। तो वो तो हम जब ग्राफ बनाने का जानते हैं कि भाई ये पैराबोला है, ये हाइपरबोला है, तो उससे हम पता लगा लेते हैं कि इस फॉर्मूले का ये ग्राफ होगा। वो थोड़ा इजी कैटेगरी का होता है। लेकिन दूसरे क्वेश्चंस ऐसे आते हैं जो डायरेक्ट एनसीईआरटी में कोई ग्राफ दे रखा है या कोई टेबल दे रखी है, वहां से क्वेश्चन उठ के आ जाता है। और बिलीव मी, जब वो क्वेश्चन आता है ना यार, तो मतलब यदि हमने वो ग्राफ देखा है तो हम कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे। तो मैं सारे एनसीईआरटी के, सोच के देखो, एनसीईआरटी के जितने भी ग्राफ हैं जहां से क्वेश्चन बन सकता है, टेबल हैं जिसको हम इग्नोर कर देते हैं, वो सारी काम की टेबल, ग्राफ, हर एक चीज मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। आप उनको अच्छे से याद कर लेना। श्योर शॉर्ट वो 7-8 क्वेश्चन कहीं नहीं गए आपके। अब ध्यान से सुनना। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले बता दूं, माई सेल्फ आशीष चौधरी, बीटेक फ्रॉम आईआईटी रुड़की, और पिछले 10 साल से बेटा मैं फिजिक्स पढ़ा रहा हूं। और बिलीव मी, यदि आप अपने फिजिक्स, नीट फिजिक्स का डर खत्म करना चाहते हैं और एग्जाम में अच्छा स्कोर करना चाहते हैं, तो अभी के अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। रीजन बताता हूं क्यों। क्योंकि बेटा मैं इस चैनल के ऊपर बहुत सारी, मतलब फिजिक्स को आसान करने के लिए जितनी भी चीजें हैं ना, जैसे मैं अभी सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूले, कौन कौन से फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है उनके ऊपर क्वेश्चंस, लास्ट में एग्जाम फर्रे रिलीज करता हूं, शॉर्ट नोट्स वगैरह हर चीज इस चैनल पे देता हूं मैं। तो अभी के अभी सब्सक्राइब कर ले, नहीं किया है तो। और अब शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। मैं आपको कुछ डाटा दिखाता हूं। मैं डाटा तो क्या, मतलब कुछ क्वेश्चंस दिखाता हूं। बहुत सारे क्वेश्चंस तो मैं लगा नहीं पाया क्योंकि बहुत सारा टाइम उसी में चला जाता। देखो, हर साल ऐसे क्वेश्चंस नीट में पूछे जा रहे हैं जो या तो एनसीईआरटी में वो ग्राफ दे रखा है, या उस ग्राफ से कोई टेबल दे रखी है, या उससे टेबल से क्वेश्चन बना के पूछा गया है। तो ये जब क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना, जैसे यही देख लो आप, रजिस्टिविटी का टेम्परेचर के साथ वेरिएशन, कोई फॉर्मूला नहीं होता है ऐसा, लेकिन हमें कॉपर के लिए कैसा होता है, नाइक्रोम के लिए कैसा होता है, सेमीकंडक्टर के लिए कैसा होता है, वो याद होना चाहिए। और ये क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। ये देखो, टेबल पर बेस्ड क्वेश्चन है। अभी मैं आगे टेबल दिखाऊंगा। ये सारे ग्राफ जो हैं वो अच्छे से याद कर लेना, जो मैं बताने वाला हूं। यदि आपको चाहिए कि सर मुझे एक प्रॉपर पीडीएफ चाहिए, जो भी आप ये सारे ग्राफ, एनसीईआरटी के सारे ग्राफ की एक पीडीएफ दे दो, तो ये टेलीग्राम चैनल है एसीपी सर ऑफिशियल, नाम से ज्वाइन कर लेना। ठीक है, टेलीग्राम पर वहां मैं बहुत सारी चीजें दे रहा हूं, शॉर्ट नोट्स वगैरह, एग्जाम फॉर सब वहां दूंगा। तो ये दो चीजें, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और ये टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। फिजिक्स में लास्ट तक मैं बता रहा हूं, इतना कंटेंट देता हूं मैं, आप विश्वास नहीं करेंगे। पिछली बार एग्जाम फर्रे दिए थे, वो सेम कॉन्सेप्ट एग्जाम में आए थे नीट 2025 में। आप मिला लेना, टेलीग्राम पे पड़े हुए हैं। चलो, तो बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की। देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हैं, ये 4 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस तो याद होनी चाहिए। पॉजिटिव चार्ज, निगेटिव चार्ज, इसमें बाहर की तरफ, इसमें अंदर की तरफ। दो पॉजिटिव पास में हो या दो निगेटिव पास में हो तो भी ऐसा ही होगा, बस एरो बाहर की तरफ की जगह अंदर की तरफ हो जाएगा। एक पॉजिटिव एक निगेटिव हो तो ऐसा होता है। ये 4 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस याद होनी चाहिए, डायरेक्टली एग्जाम में पूछ सकता है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल का डिस्टेंस के साथ वेरिएशन। आपने फॉर्मूले तो पढ़ लिए होंगे, के क्यू बाई आर स्क्वायर और के क्यू बाई आर, और उसके ग्राफ भी देख लिए होंगे। लेकिन इसमें एक जबरदस्त चीज है, एनसीईआरटी में देखो क्या दे रखा है। इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल को एक ही ग्राफ में दिखा रखा है। इनिशियली छोटी वैल्यूज, आर की छोटी वैल्यूज के लिए एक से कम वैल्यू है ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर है और पोटेंशियल नीचे है। और जब बड़ी वैल्यू पे जाते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड अब नीचे आ गया, पोटेंशियल ऊपर। इस बात को ध्यान रखना। ग्राफ में वो दो ग्राफ देख करके पूछ लेगा कि बताओ कौन सा फील्ड का है और कौन सा पोटेंशियल का है, और फंस जाओगे। ध्यान से देख लेना। जब एक्चुअल में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, डिस्टेंस के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होती है और इनवर्सली प्रोपोर्शनल, और पोटेंशियल डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो जब एक से बड़ी वैल्यू लेते हैं तो एक से बड़ी वैल्यू के लिए आर स्क्वायर बड़ा होगा आर से। आर स्क्वायर बड़ा होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड छोटा हो जाएगा, इसलिए वो नीचे है। और एक से छोटी वैल्यू के लिए आर स्क्वायर छोटा होगा, ठीक है ना, इसलिए वो ऊपर है इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो ये ध्यान रखना है। इक्वी पोटेंशियल सरफेस, ये वाली एक इलेक्ट्रिक डाइपोल, मतलब एक पॉजिटिव और निगेटिव की इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी होती है, दो आंख की तरह। और ये जो है, ये ऐसे मर्ज हो रहे हैं, जो सेल मर्ज नहीं होते बायो में, उस तरीके से मर्ज हो रहे हैं। ये दो लाइक चार्जेस के हैं, पॉजिटिव पॉजिटिव या निगेटिव निगेटिव, सेम बनता है। पॉजिटिव निगेटिव का ऐसे बनता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं
ये 3 ग्राफ दे रखे हैं बेटा नॉन ओमिक कंडक्टर की, मतलब ओमिक कंडक्टर जहां पर ओम्स लॉ फॉलो होता है, यदि नहीं फॉलो होता है तो ग्राफ का पोटेंशियल और करंट का वेरिएशन कैसा होता है। तो कंडक्टर में हाई करंट पर ये वेरिएशन ऐसा हो जाता है। इसमें ध्यान रखना V y एक्सिस पे है, I x एक्सिस पे है। बाकी जो दोनों ग्राफ हैं उसमें करंट y एक्सिस पे है और पोटेंशियल x एक्सिस पे है। सेमीकंडक्टर के लिए ये ग्राफ याद रखना, पूछा जा चुका है और दोबारा पूछा जा सकता है। और गैलियम आर्सेनिक का अभी तक नहीं पूछा गया है, लेकिन कभी भी पूछा गया ना तो एनसीईआरटी में दे रखा है, सीधा सीधा ग्राफ टिपकाना है। इसमें अच्छी बात क्या होती है, यहां पे वोल्टेज बढ़ाने पर नॉर्मली करंट बढ़ता है लेकिन यहां घटता भी है, मतलब इसको बोला गया निगेटिव रेजिस्टेंस रीजन। तो ये अच्छे से ध्यान रख लेना, एक डिफरेंट केस है। और हम बात करते हैं रजिस्टिविटी का, जो मैंने बताया था ना कॉपर वाला, देखो ये एग्जाम, ये डायग्राम दे रखा है एनसीईआरटी के अंदर। तो टेम्परेचर के साथ रजिस्टिविटी कॉपर के लिए ऐसे बढ़ती है, नाइक्रोम के लिए बहुत स्लो वेरिएशन होता है और एक स्ट्रेट लाइन वेरिएशन होता है। सेमीकंडक्टर के टेम्परेचर बढ़ाने पर रजिस्टिविटी गिरती है, 2-3 बार नीट में पूछा जा चुका है और दोबारा भी पूछा जा सकता है, याद कर लेना। ये सारे ग्राफ आपको मिल जाएंगे भाई, देखो डाउनलोड कर लेना। अब देखो हर एक चैप्टर में ये चीजें हैं, मैं सारी चीजों को एक साथ करके दे रहा हूं और कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं उनके ऊपर वो बताते जा रहा हूं। ये देखो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, किसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन, ये सर्कुलर लूप की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ऑप्शन में देके पूछ सकता है कि कौन सी सर्कुलर वायर की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है। ये सोलेनोइड की है, सोलेनोइड की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ये वाला एग्जाम में 2-3 बार पूछा जा चुका है। लॉन्ग सिलेंडर के कारण मैग्नेटिक फील्ड का वेरिएशन, बेटा अंदर तो स्ट्रेट लाइन वेरिएशन होता है और बाहर 1/r के प्रोपोर्शनलिटी में होता है, ठीक है। तो अंदर लीनियरली बढ़ता है, बाहर रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ये डायरेक्ट भी पूछा जा चुका है 2022 में, और लैंग्वेज में भी पूछा जा चुका है, ठीक है ना। ये ग्राफ याद होना चाहिए। इसके बाद मैग्नेटिज्म एंड मैटर में देखो हमने 3 तरीके के मैग्नेटिक मटेरियल पढ़े थे, डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक एंड फेरोमैग्नेटिक। उनकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं, एक तो है ससेप्टिबिलिटी, कि डायमैग्नेटिक का ससेप्टिबिलिटी निगेटिव होता है, पैरा का पॉजिटिव में कुछ छोटी वैल्यू होती है और फेरो की बहुत बड़ी वैल्यू होती है। ऐसे ही ये है रिलेटिव परमिएबिलिटी, और ये जो म्यू नॉट है रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ठीक है। तो ये कुछ वेरिएशंस हैं, जो मैंने टेबल पे बताया था ना, वो टेबल से ये देखो ये क्वेश्चन आया हुआ है, ये दे रखा है। ये देखो डायमैग्नेटिक में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक्सपेल्ड कर जाती है, बाहर से निकल जाती है, लेकिन पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक में मैग्नेटिक फील्ड लाइन अंदर से पास करती है। डायग्राम देख करके पूछ सकता है कि कौन सा इनमें से डायमैग्नेटिक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं एसी जनरेटर। उससे पहले देखो एक चीज हमने देखा था फैराडे लॉ, जब एक मैग्नेट को एक कॉइल के पास लाया जाता है तो उसमें इंड्यूस करंट आता है। तो देखो यदि मैग्नेट का नॉर्थ पोल पास में लेके आएंगे तो लेंज लॉ कहता है कि नॉर्थ जनरेट करके वो रिपेल करेगा, मतलब जब वो पास आएगा तो वो उसको रिपेल करेगा ताकि वो पास ना आए। तो यहां पे नॉर्थ पोल बनता है, नॉर्थ मतलब एंटी क्लॉकवाइज करंट फ्लो करता है। और यदि साउथ नॉर्थ पोल को दूर ले जाएंगे, पास लाने के बजाय दूर ले जाएंगे तो अट्रैक्ट करेगा, तो साउथ पोल जनरेट करेगा, ठीक है। और ये एसी जनरेटर का ग्राफ दे रखा है भाई, ये एसी जनरेटर का ग्राफ दे रखा है। एक कोइल जो है करंट कैरिंग कोइल, सॉरी एक कोइल को हम रोटेट करवाते हैं मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, तो उसमें इंड्यूस करंट आता है और उसके इंड्यूस ईएमएफ का वेरिएशन ऐसा होता है। यहां पे ध्यान देने वाली बात यह है, यहां देखो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे हैं और लूप ऐसे रखा है, तो मैग्नेटिक फ्लक्स मैक्सिमम होता है। जब मैग्नेटिक फ्लक्स मैक्सिमम होता है इंड्यूस ईएमएफ 0 होता है, और जब मैग्नेटिक फ्लक्स 0 होता है इंड्यूस ईएमएफ मैक्सिमम होता है। ये बात ध्यान रखना, ठीक है ना। और फिर वापस से मैक्सिमम, फिर 0, फिर वह 0, फिर मैक्सिमम, मतलब एक्चुअल में 90 का फेज डिफरेंस होता है मैग्नेटिक फ्लक्स और इंड्यूस ईएमएफ के अंदर। फ्लक्स मैक्सिमम, इंड्यूस ईएमएफ 0, फ्लक्स 0, इंड्यूस ईएमएफ मैक्सिमम, ठीक है, याद रखना। ये वाली चीज लिटरली बता रहा हूं, यदि ये एग्जाम में पूछ लिया तो बहुत सारे बच्चे फैल जाएंगे। बहुत अच्छी चीज है, ध्यान से सुनना। देखो हम जानते हैं रजिस्टर, इंडक्टर और कैपेसिटर 3 एलिमेंट होते हैं एसी सर्किट में। तो करंट और वोल्टेज में फेज डिफरेंस की यदि हम बात करें तो रजिस्टर में करंट और वोल्टेज सेम फेज में होते हैं, कैपेसिटर में करंट आगे होता है और इंडक्टर में वोल्टेज आगे होता है। ये याद है हमें। फिर भी जब यदि इसका ग्राफ आ गया ना, करंट और वोल्टेज का ग्राफ दिखा दिया, तो आप नहीं बता पाओगे, क्योंकि एक यहां जबरदस्त चीज होती है। देखो जब सेम फेज में है तब तो समझ में आता है कि दोनों एक साथ मैक्सिमम हो गए, सेम फेज में दोनों एक साथ 0, दोनों एक साथ मैक्सिमम। लेकिन जब 90 का फेज डिफरेंस होता है तो एक ग्राफ में एक जबरदस्त चीज ये होती है कि ग्राफ जब आप देखते हो तो जो एक्चुअल में फेज में आगे होता है
उसका ग्राफ पीछे शिफ्टेड दिखाई देता है, पीछे शिफ्ट हुआ दिखाई देता है। जैसे फॉर एग्जांपल इंडक्टर की बात करूं, हम जानते हैं इंडक्टर में वोल्टेज लीड करता है करंट से, वोल्टेज फेज में आगे होता है। लेकिन आप जरा ग्राफ को देखो, इसका मैक्सिमम वोल्टेज का यहां है, करंट का यहां, हमें ग्राफ आगे कौन लग रहा है, करंट। तो याद रखना, जो ग्राफ आगे दिखता है एक्चुअल में वो फेज में पीछे होता है, और जो फेज में आगे होता है उसका ग्राफ पीछे होता है। तो देखो 90 पीछे दिख रहा है ना, लेकिन ये वोल्टेज 90 फेज में आगे है। कैपेसिटर के अंदर देखो ग्राफ में वोल्टेज और करंट देखो, करंट का मैक्सिमा यहां है, वोल्टेज का यहां है, आगे लग रहा है ना, लेकिन करंट आगे होता है। एक्चुअल में ग्राफ में उल्टा वेरिएशन देखने को मिलता है, इस बात को याद रखना। डेविएशन का, प्रिज्म से डेविएशन का इंसिडेंस एंगल के साथ ग्राफ, ये प्रैक्टिकल भी है क्लास 12 में, ये इस तरीके का ग्राफ आता है, और ये पैराबोला नहीं है, ये रैंडम कोई ग्राफ है जिसका वेरिएशन ऐसा होता है। और मिनिमम डेविएशन जो होता है, जिसका क्वेश्चन पूछा जाता है, मिनिमम डेविएशन होता है I इज इक्वल टू ई पर, ये ग्राफ भी याद होना चाहिए। इसके बाद फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में नीट 2025 में ही क्वेश्चन आया था, ध्यान रखना। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में जब इंटेंसिटी बढ़ाते हैं तो फोटो करंट बढ़ता चला जाता है, बढ़ता चला जाता है, लीनियरली प्रोपोर्शनल होता है, मतलब इंटेंसिटी डबल, फोटो करंट डबल हो जाएगा। और ये दो ग्राफ, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के सारे ग्राफ काम के हैं, डायरेक्टली क्वेश्चन आ जाते हैं भाई, पहले बता रहा हूं। देखो यहां पर तुम्हें करंट का एक्सेलरेटिंग वोल्टेज के साथ ग्राफ बना रखा है, पॉजिटिव एक्सेलरेटिंग वोल्टेज और ये निगेटिव। निगेटिव वोल्टेज जब एक्सेलरेटिंग वोल्टेज लगाते हैं तो एक वोल्टेज ऐसा आता है जहां जो हाईली एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन है वो भी कलेक्टर प्लेट पे नहीं पहुंच पाता है, दैट इज कॉल्ड स्टॉपिंग पोटेंशियल। लेकिन ये दोनों ग्राफ सेम ही हैं, वही करंट और एक्सेलरेटिंग वोल्टेज के बीच में है, लेकिन दो डिफरेंट सिचुएशन के लिए बनाए गए हैं। ये ग्राफ बनाया गया है, एक ही ग्राफ को 3 बार बनाया गया अलग अलग इंटेंसिटी की लाइट यूज करके। तो याद रखना, इंटेंसिटी बदलने से सैचुरेशन करंट बदलता है, जितना ज्यादा इंटेंसिटी करेंगे उतना ज्यादा करंट बढ़ेगा, सैचुरेशन करंट उतना ही बढ़ जाएगा, लेकिन स्टॉपिंग पोटेंशियल पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा इंटेंसिटी का। दूसरी बात है, यदि हम लाइट सोर्स जो है उसकी फ्रीक्वेंसी बदले, इंटेंसिटी नहीं बदल रही, फ्रीक्वेंसी बदल रहे, फ्रीक्वेंसी बदलने से फोटोन की एनर्जी बदलती है, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल बदलता है। हायर द फ्रीक्वेंसी हायर फोटोन की एनर्जी होगी, तो हायर इलेक्ट्रॉन की एनर्जी होगी, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल भी ज्यादा होगा। तो जितना ज्यादा फ्रीक्वेंसी उतना ज्यादा स्टॉपिंग पोटेंशियल, बस सैचुरेशन करंट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये फर्क तब पड़ता है जब इंटेंसिटी, मतलब इंटेंसिटी इसको बदलती है और फ्रीक्वेंसी इसको बदलती है, स्टॉपिंग पोटेंशियल को। नेक्स्ट मैं बात करूं स्टॉपिंग पोटेंशियल का, बेटा ये जो आइंस्टीन एक्सप्लेनेशन था उसका ग्राफ बनाया हुआ है। इसमें ध्यान रखने वाली बात ये है, ये फ्रीक्वेंसी के साथ ग्राफ बनाया है, और एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के आगे ही फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है, और दोनों का जो स्लोप है वो सेम होगा। स्टॉपिंग पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसी का जो वेरिएशन है उसका जो स्लोप होता है वो h/e होता है। स्लोप क्या होता है, h/e होता है, h/e। यदि यहां काइनेटिक एनर्जी है तो h स्लोप होता है, और स्टॉपिंग पोटेंशियल है तो h/e होता है, मतलब कांस्टेंट रहेगा। देखो दोनों का स्लोप सेम है, चाहे मेटल बदलते जाओ इसमें कोई चेंजेस नहीं होते। और आगे आओ, ये अल्फा स्कैटरिंग वाला बेटा, जब अल्फा पार्टिकल का ज्यादा एंगल का डेविएशन देखते हैं तो जैसे जैसे डेविएशन का एंगल बढ़ाते हैं वैसे वैसे नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल बहुत कम थे, मतलब मेजोरिटी अल्फा पार्टिकल सीधे निकल गए जिनका डेविएशन बहुत कम था। डेविएशन ज्यादा मतलब कितना ज्यादा घूमा है उसका नंबर तेजी से घटता गया, एक्सपोनेंशियल ड्रॉप होता है। ये वाला, ये डी ब्रोगली एक्सप्लेनेशन था, डी ब्रोगली ने एक्सप्लेनेशन दिया था बोर पोस्टुलेट का। ये बताता है डी ब्रोगली की 2πr जो एक कोई भी ऑर्बिट का जो 2πr सरकमफेरेंस है वो n लैम्डा के बराबर होता है। लैम्डा यहां डी ब्रोगली वेवलेंथ होती है, डी ब्रोगली वेवलेंथ होती है, वही h/mv वाली, h/mv वाली। ये एनसीईआरटी में दे रखा है, अच्छे से याद कर लेना, और इस पे क्वेश्चन भी पूछा हुआ है एक बार। एनर्जी लेवल ऑफ हाइड्रोजन एटम रटने हैं, ये सारे एनर्जी लेवल रटने हैं, -13.6 -3.4 ये सारे रटने हैं, ठीक है, ये वैल्यू याद रखनी है। ये वेवलेंथ है, रटने की जरूरत नहीं है। ये ग्राफ, इसको हम बोलते हैं एमिशन स्पेक्ट्रम। ऐसा बस ये लाइमन बामर पास्सन सीरीज पता होना चाहिए, निकालना आना चाहिए, एटम में सिखाया हुआ है बेटा। ये सारी चीजें मैंने डिटेल में पढ़ाई हुई हैं यहीं पे, अभी मंजिल 2.0 सीरीज में पूरा 12th पढ़ाया अच्छे से। यदि आपको पूरा 12th पढ़ना है तो वहां से पढ़ लेना, और पढ़ रखा है तो बहुत अच्छी बात है। ये देखो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कर्व,
बढ़ता है, मैक्सिमम आयरन 56 पे होता है और फिर धीरे से घटता है, थोड़ा थोड़ा घटता है। तो ये बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन का स्टेबिलिटी को दिखाता है, ये याद रखना है। इसके बाद ये पोटेंशियल एनर्जी का, न्यूक्लियर पोटेंशियल एनर्जी के लिए ग्राफ बनाया गया है कि यदि एक पर्टिकुलर डिस्टेंस से ज्यादा डिस्टेंस होती है, जो कि बहुत फर्मी में डिस्टेंस होती है, कुछ फर्मी में, तब तो न्यूक्लियर फोर्स अट्रैक्टिव होता है। लेकिन एक डिस्टेंस, एक लिमिट से और ज्यादा नजदीक ले आओगे तो न्यूक्लियर फोर्स रिपल्सिव भी हो सकता है। इसके बाद ये देखो सेमीकंडक्टर की एनर्जी बैंड, एनर्जी बैंड के जो डायग्राम है, बैंड गैप वाले केस है, वो अच्छे से ध्यान रखना। सॉलिड के अंदर एनर्जी बैंड गैप ऐसे होते हैं, एक होता है कंडक्शन बैंड, एक होता है वैलेंस बैंड, और इनके बीच के गैप को बोलते हैं फोरबिडन एनर्जी गैप। तीन तरीके के सॉलिड्स होते हैं, एक होता है कंडक्टर, कंडक्टर के अंदर कंडक्शन और वैलेंस बैंड ओवरलैप्ड होते हैं, तो ये डायग्राम कंडक्टर का है, डायग्राम ध्यान रखना। यदि मैं बात करूं इंसुलेटर, इंसुलेटर के लिए जो एनर्जी गैप होता है वो बड़ा होता है, कितना बड़ा, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से बड़ा होता है, ठीक है। और सेमीकंडक्टर के लिए एनर्जी गैप 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम होता है, 0 और 3 के बीच में होता है, मतलब इन दोनों के बीच में इसका होता है। ये डायग्राम ध्यान रखना। अब ये एनर्जी डायग्राम हम दो टाइप के सेमीकंडक्टर पढ़ते हैं, एक एन टाइप सेमीकंडक्टर, एक पी टाइप सेमीकंडक्टर। जो एन टाइप सेमीकंडक्टर होता है उसमें हम डोनर एटम इंप्योरिटी डालते हैं। डोनर मतलब जिसके पास एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होता है, तुम्हें उसकी एनर्जी पता होनी चाहिए। देखो ये है कंडक्शन बैंड, ये है वैलेंस बैंड। हमारा जो डोनर एटम है उसकी एनर्जी कंडक्शन बैंड के पास में होती है, जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है उसकी एनर्जी जस्ट कंडक्शन बैंड के पास होती है, ताकि वो इजीली कंडक्शन में पार्टिसिपेट कर सके। याद रख लेना, यदि ऐसा डायग्राम देके पूछ लिया कौन सा सेमीकंडक्टर है, तुम्हें बताना पड़ेगा कि एन टाइप सेमीकंडक्टर है। पी टाइप में जो होल होता है, होल जो मूव करेगा वो कंडक्शन बैंड में नहीं, वैलेंस बैंड में मूव करता है। तो होल की जो एनर्जी होती है उसको बोलते हैं सेप्टर एटम। होल की एनर्जी जस्ट वैलेंस बैंड की एनर्जी के पास में होती है, ठीक है, ये ध्यान रखना। यदि पीएन जंक्शन की बात करूं तो पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर को जब एक साथ, मतलब एक ही सेमीकंडक्टर में जनरेट करते हैं, पी टाइप और एन टाइप, तो बीच में डिप्लीशन लेयर बनती है, और इस डिप्लीशन लेयर के अक्रॉस एक पोटेंशियल डिफरेंस आता है जिसको बोलते हैं बैरियर पोटेंशियल। ये बैरियर पोटेंशियल है। ध्यान देने वाली बात यह है, पी साइड लो पोटेंशियल पे है और एन साइड हाई पोटेंशियल पे होती है, उल्टा। पी से पॉजिटिव हाई लगता है ना, लेकिन यहां लो पोटेंशियल पे होता है, और एन साइड हाई पोटेंशियल पे होती है। और ये जो पीएन डायोड है, जब इसकी बायसिंग करते हैं तो बैरियर पोटेंशियल और डिप्लीशन लेयर दोनों ही चेंज होते हैं। जैसे ही हम फॉरवर्ड बायसिंग करते हैं उससे क्या होता है, डिप्लीशन लेयर पतली हो जाती है, बैरियर पोटेंशियल घट जाता है। ध्यान से देखो, पहला वाला जो केस है विदाउट बैटरी कोई बायसिंग नहीं किया था, लेकिन फॉरवर्ड बायसिंग में, ये फॉरवर्ड बायसिंग का केस है, जब छोटी बैटरी लगाते हैं थोड़ा सा पोटेंशियल ड्रॉप हो जाता है, बैरियर पोटेंशियल कम होता है। फॉरवर्ड में बड़ी बैटरी लगाते हैं और पोटेंशियल ड्रॉप हो जाता है। तो फॉरवर्ड बायसिंग में पोटेंशियल, जो बैरियर पोटेंशियल है, घटता है। रिवर्स बायसिंग में बैरियर पोटेंशियल बढ़ता है, जैसे ही बैटरी लगाएंगे पोटेंशियल बढ़ जाएगा। ये ऐसा ग्राफ होता है। ये छोटे छोटे चीजें दे रखी हैं एनसीईआरटी के अंदर जो बहुत काम की है। ये देखो वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेमीकंडक्टर, ये पहले भी आ चुका है। आई वी कैरेक्टरिस्टिक्स सेमीकंडक्टर का वही वाला है। ये वाला जो रीजन होता है ये ब्रेकडाउन रीजन होता है रिवर्स बायस में। ये देखो हाफ वेव और फुल वेव रेक्टिफायर, इस पे क्वेश्चन नीट 2025 में भी पूछा गया था, 23 में भी पूछा गया था, कई बार पूछा जा चुका है भाई। हाफ वेव रेक्टिफायर का डायग्राम ये तो होता है ट्रांसफॉर्मर, ये होता है हाफ वेव रेक्टिफायर। इसका इनपुट, पूरा इनपुट एसी इनपुट है, तो आउटपुट में सिर्फ आधा पल्स आउटपुट मिलता है। इस बार नीट 2025 में फुल वेव रेक्टिफायर का पूछा गया था। ये फुल वेव रेक्टिफायर होता है, ये ट्रांसफॉर्मर होता है, सेंटर टैप ट्रांसफॉर्मर होता है। इनपुट यदि पूरा पल्स ऐसा है एसी, तो आउटपुट डीसी आएगा, ये डीसी आउटपुट पल्स आएगा, ठीक है, यही पूछा गया था। 2023 में जो क्वेश्चन आया था उसमें था कि जो रेक्टिफायर हम लगाते हैं उसमें कैपेसिटर लगाया जाता है। देखो यहां कैपेसिटर लगाया जाता है, ये क्या करता है, ये जो एसी रिपल्स आ रहे हैं ऐसे आउटपुट होना चाहिए था, लेकिन ये कैपेसिटर अपनी एनर्जी, अपने अंदर से एनर्जी स्टोर करके, एनर्जी दे करके उसको लगभग एक कांस्टेंट वोल्टेज बना देता है। तो एक अच्छा डीसी होता है जो एक पर्टिकुलर कांस्टेंट वैल्यू पे मेंटेन रहे, और वो काम हम कैपेसिटर से करते हैं। तो ये रिपल्स को दूर करने का काम करता है, इसको फिल्टर बोलते हैं। क्लास 11th की बात करूं तो क्लास 11th में बहुत ज्यादा ग्राफ नहीं है, लेकिन कुछ टेबल्स और ग्राफ हमें दे रखे हैं, उनको अच्छे से ध्यान रख लेना। ये देखो,
ये जो है हमारे को सारे मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो सबसे कहते हैं ना कौन कौन से फॉर्मूले याद करें, ये फॉर्मूला तो मस्ट है, याद होना ही चाहिए। ये सारे मोमेंट ऑफ इनर्शिया के फॉर्मूले याद कर लेना। कुछ रोटेशन और लीनियर मोशन का रिलेशन है, देखो ये कंपैरिजन कर रखा है, ये सारे कंपैरिजन याद होना चाहिए। फोर्स को टॉर्क से, F इज इक्वल टू एम ए, टो इज इक्वल टू आई अल्फा, वर्क डन फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, वहां टॉर्क इनटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ये सारा। और ये कुछ डायमेंशंस हैं जो याद होनी चाहिए बेटा, ये सारी डायमेंशंस इनके टर्म देखो, हमेशा क्वेश्चन वो ही पूछता है जो एनसीईआरटी में दिया हो, क्योंकि सिलेबस तो एनसीईआरटी डिफाइन करती है। तो ऐसे छोटी छोटी चीजों से क्वेश्चंस उठा लेते हैं वो। इसके बाद सॉलिड्स में बात करूं, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड में, तो बेटा स्ट्रेस और स्ट्रेन का ये वेरिएशन है, इसके ये सारे पॉइंट एनसीईआरटी में समझा भी रखें, आप अच्छे से ध्यान रखना। प्रोपोर्शनलिटी लिमिट क्या होती है, यील्ड पॉइंट क्या होता है, फ्रैक्चर पॉइंट क्या होता है, एनसीईआरटी में दे रखे, अच्छे से पढ़ लेना। ये जो है इलास्टोमर्स के लिए है, इलास्टोमर्स। इलास्टोमर्स इलास्टोमर्स ऐसे मटेरियल होते हैं जो अपनी लेंथ से कई गुना लेंथ तक बढ़ाए जा सकते हैं, जैसे रबर अपनी लेंथ से कई गुना लेंथ तक बढ़ सकता है, तो उसका स्ट्रेस और स्ट्रेन कर्व इस तरीके का होता है, याद रखना। नेक्स्ट हम बात करते हैं ये वाली चीजें, देखो ये वाली एनसीईआरटी पे छुपी हुई चीजें हैं, ध्यान से सुनना। जो वॉल्यूम एक्सपांसन कोफिशिएंट होता है ना, कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपांसन, क्या लगता है वो कांस्टेंट होता है? हम दो अल्फा की एक वैल्यू पर्टिकुलर पढ़ लेते हैं, गामा की एक वैल्यू पढ़ लेते हैं, लेकिन वो कांस्टेंट नहीं होता है, वो टेम्परेचर के साथ बदलता है। तो उसका वेरिएशन देखो टेम्परेचर के साथ ऐसा होता है, ये ग्राफ दे रखा है, पूछो तो सीधा सीधा हमें टिक करना रहेगा। पानी की डेंसिटी कांस्टेंट नहीं होती है, वो भी टेम्परेचर के साथ बदलती है, और ये एक एक्सेप्शन होता है, केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। पानी की डेंसिटी मैक्सिमम होती है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, और वो 4 डिग्री के आसपास होती है। तो डेंसिटी का वेरिएशन कुछ ऐसा होता है, टेम्परेचर बढ़ाने पर डेंसिटी घटती नहीं है, पहले बढ़ती है 4 डिग्री पर मैक्सिमम होती है और फिर घटती है, और मैक्सिमम वैल्यू 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होती है। यह है डेंसिटी। वॉल्यूम उल्टा होगा, मास अपॉन सॉरी डेंसिटी होती है मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी बढ़ना मतलब वॉल्यूम घटना, डेंसिटी घटना मतलब वॉल्यूम बढ़ना। तो ये वॉल्यूम का वेरिएशन है, ये भी 4 डिग्री पर मिनिमम होगा, ये मैक्सिमम होगी। याद रखना, ये एक्सेप्शन होता है, केमिस्ट्री में भी काम आता है। फेज चेंज वाला ये भी ग्राफ सीधा सीधा पूछा जाता है। जब हम एक सॉलिड को हीट दे करके जब उसको गैस में कन्वर्ट होता है, तो उसका टेम्परेचर का वेरिएशन हीट के साथ कुछ ऐसा होता है। जब फेज चेंज होता है, देखो पहले तो ये एक सेम फेज में, सॉलिड फेज में टेम्परेचर बढ़ता है। जब फेज चेंज होता है सॉलिड से लिक्विड या लिक्विड से गैस, टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। और जब एक जैसे लिक्विड में देखो टेम्परेचर 0 से 100 बढ़ता जाएगा, और स्टीम जब बन जाएगी तब ये 100 से ऊपर बढ़ता जाएगा। लेकिन यहां पे ये कुछ एनर्जी वो चुपचाप एब्जॉर्ब करता रहेगा फेज चेंज करने के लिए। तो ये ग्राफ भी याद रखना। ये न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग का ग्राफ है। जब हम, ये प्रैक्टिकल भी है क्लास 11th में, पूछ सकता है इस पे क्वेश्चन। जब हम किसी ऑब्जेक्ट को, गर्म ऑब्जेक्ट को ठंडा होने के लिए छोड़ते हैं, तो समय के साथ, टाइम के साथ जो टेम्परेचर डिफरेंस है, डेल्टा टी क्या है, डेल्टा टी ये है उस ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर और सराउंडिंग टेम्परेचर का डिफरेंस। तो डेल्टा टी एक्सपोनेंशियली ड्रॉप करता है, डेल्टा टी एक्सपोनेंशियली ड्रॉप करता है, ऐसा ग्राफ आता है। लेकिन यदि इस पे डेल्टा टी की जगह लोग डेल्टा टी है, लोग डेल्टा टी, तो उसका ग्राफ स्ट्रेट लाइन हो जाता है। ये याद रखना, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग है ये वाला। स्पेसिफिक, जैसे हमने अभी बात की डेंसिटी का, वॉल्यूम का, वैसे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी पानी की है, इसका भी टेम्परेचर के साथ वेरिएशन होता है, स्लाइटली चेंज होती है। और ये कार्नोट साइकिल रटी होनी चाहिए बेटा, रटी होनी चाहिए। 4 प्रोसेस होते हैं, एक होता है आइसोथर्मल एक्सपांसन, एक होता है एडियाबैटिक एक्सपांसन, फिर होता है आइसोथर्मल कंप्रेशन, फिर एडियाबैटिक कंप्रेशन। सेम सीक्वेंस में चारों याद होने चाहिए। इसके बाद एनर्जी, देखो बेटा स्प्रिंग ब्लॉक ऑसिलेशन में एनर्जी का पोजीशन के साथ ग्राफ देखो। ये वाला जो है, ये देखो काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ के ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और पोटेंशियल एनर्जी होती है हाफ के एक्स स्क्वायर। तो ये ऊपर ओपनिंग पैराबोला ये पोटेंशियल एनर्जी का है, ये काइनेटिक एनर्जी का है। ग्राफ पूछ भी सकता है, ग्राफ देके फॉर्मूला या फॉर्मूले से ग्राफ या कुछ भी क्वेश्चन बन सकता है यहां से। ये है पोजीशन के साथ, एक्स के साथ, ये है टाइम के साथ। टाइम के साथ देखा जाए तो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी ओसिलेट करती है, साइन स्क्वायर और कोस स्क्वायर का फंक्शन होती है ऐसे। टोटल दोनों का एनर्जी कांस्टेंट होता है। देखो ये स्टैंडिंग वेव वाले केसेस हैं। ये बेटा सिंगल लूप है, सिंगल लूप, इसको बोलते हैं फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी।
इसके नेक्स्ट पॉसिबल फ्रीक्वेंसी होती है जिसमें दो लूप बनते हैं, दैट इज सेकंड हार्मोनिक। दो लूप, जितने लूप उतने हार्मोनिक। ये सेकंड हार्मोनिक, ये थर्ड हार्मोनिक, ये फोर्थ हार्मोनिक, फिफ्थ हार्मोनिक, ये हार्मोनिक्स है। ठीक है, ये एक स्ट्रिंग फिक्स फ्रॉम बोथ एंड का केस है। जब फ्री फ्रॉम वन एंड होती है तो एक तरफ नोड बनता है, दूसरी तरफ एंटी नोड, तब फिर ये वाला पहला फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होता है। फिर एक पूरा और एक आधा, वो थर्ड हार्मोनिक होता है, उसमें उस तरीके से चलता है। ठीक है, ये ऑर्गन पाइप में दिखा रखा है। देखो देखो, ऑर्गन पाइप में, ओपन ऑर्गन पाइप में यहां पे एंटी नोड और यहां नोड बन गया एंड के ऊपर, ये फंडामेंटल है। नेक्स्ट पॉसिबल क्या होगा, एक पूरा लूप फिर आधा। नेक्स्ट पॉसिबल क्या होगा, दो पूरे लूप फिर आधा, ऐसे चलता जाएगा। तो इसका 3 गुना ये हो जाएगा। देखो, ये आधा लूप है और ये 1.5 लूप हो गए तो 3 गुना हो गया, ये 2.5 लूप हो गए मतलब 5 गुना हो गया। तो ये फंडामेंटल, ये थर्ड हार्मोनिक, ये फिफ्थ हार्मोनिक ओड नंबर में चलते हैं। यहाँ पे ये ओपन ऑर्गन पाइप कैसे दिखा रखा है। तो ये सारे ग्राफ भी याद रखने चाहिए। ठीक है, तो ये मैंने सारे एनसीईआरटी के ग्राफ को एक साथ कर दिया है। आप क्या करना, आप अपने नोट्स ओपन करना, ये पीडीएफ डाउनलोड कर लेना, और जिस चैप्टर का वो है उस चैप्टर से इनको लिंक करना, और ये सारी चीजें याद होनी चाहिए। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना और कमेंट करके बताना कि आपको और ऐसी क्या क्या चीजें चाहिए जो आपके लिए हेल्पफुल हो सकती हैं। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी के अभी से को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, बाय।